नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में गणित विषय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी गणित विषय को शामिल किया गया है, जहां पर गणित विषय का अच्छा खासा वेटेज है। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ गणित के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जहां से 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। ये जो प्रश्न होंगे ये गणित के बेसिक चैप्टर्स पे आधारित होंगे, जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या इत्यादि। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास प्रारंभ की जा रही है, जो कि 18 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। समय होगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपए है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो इसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा प्रश्न है। संख्या पद्धति में जनरली इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखते हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए उस व्यक्ति की आय कितनी है, x रुपए है। तो मैं मान लिया उस व्यक्ति की आय कितनी है, x रुपए। अब आय का 1/4 भाग भोजन पर, तो 1/4 मतलब x/4 जो है ये कहां पे खर्च कर रहा है, भोजन पर। 2/3 भाग मकान के किराए पर, मतलब 2/3x इतना खर्च कर रहा है मकान के किराए पर, तथा शेष आय जो 630 रुपए है। अब इस बात को समझेंगे, अगर आय में से इतना मैं खर्च कर दिया भोजन पर, इतना मैं खर्च कर दिया मकान के किराए पर, तो शेष आय कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे x में से माइनस कर दीजिए x/4 और 2x/3 के योग को। ये आय है, ये खर्च भोजन पर और ये खर्च मकान के किराए पर। अगर मैं आय में से खर्च को माइनस कर दिया तो शेष आय बचेगा। तो शेष आय कितना बचा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 और 3 का चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए या तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 8x/12। सिंप्लीफाई करने पे 12x में से 11x माइनस होगा तो बचेगा ऊपर में x, नीचे में 12। तो शेष आय कितना बचा, x/12। और ये शेष आय आपको प्रश्न में कितना देकर रखा है, 630 रुपए देकर रखा है। इसका मतलब x/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630 रुपए। क्यों? क्योंकि शेष आय आपने बताया x/12 और प्रश्न में शेष आय कितना देकर रखा है, 630 रुपए। तो यहां से x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 12 त्रिका 36, 12 छंग 72, 72 और 3 हो जाएगा 75। मतलब आपको आय मिल गया 7,560 रुपए। आपको आय प्राप्त हो चुकी है 7,560 रुपए। अब बोला क्या है, मकान का किराया। तो मकान का किराया आप बता सकते हैं, यह है मकान का किराया। तो मकान का किराया कितना हो जाएगा, 2/3x। तो x का वैल्यू 7,560 पुट करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 5,040 रुपए। यह हो जाएगा मकान का किराया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं व्यापम में। सीजीपीएससी प्री में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन व्यापम में ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे आपको। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपकी आय जो है यह है 100 रुपए। इस प्रश्न को और डिटेल में समझना चाहेंगे तो मान लीजिए आपकी आय कितनी है, 100 रुपए। मैं बोला आय का 1/4 भाग आप भोजन पर खर्च करते हैं और आय का 1/5 भाग आप मकान के किराए पर खर्च करते हैं। मकान के किराए पर खर्च करते हैं। तो आय का 1/4 भाग भोजन पर और 1/5 भाग मकान के किराए पर। इसका मतलब क्या हो गया, 100 का 1/4 मतलब कितना रुपए, 25 रुपए आप खर्च कर रहे हैं भोजन पर
और 100 का 1/5, इसका मतलब 20 रुपए आप खर्च कर रहे हैं मकान के किराए पर। अगर मैं बोलूं शेष कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 25 और 20 के योग को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 45 को माइनस किया तो शेष जो बचा वो आपके पास कितना बचा, 55 रुपए बचा। वही काम मैं प्रश्न में किया हूं, आय को कितना मान लिया हूं, x, क्योंकि आय मेरे को पता नहीं है। आय का 1/4 मतलब x/4, ये भोजन पर खर्च किया। आय का 2/3 मतलब 2/3x मकान के किराए पर खर्च किया। तो शेष कितना बचा, x में से दोनों के योग को माइनस किया तो शेष आय बचा x/12, जो कि प्रश्न में 630 देकर रखा है। यहां से आपको x मिल जाएगा, मतलब आय मिल जाएगी। आय मिल गई तो आप मकान के किराए पर खर्च भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट। मतलब छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है। अगर आप देखेंगे तो छड़ का जो पहला भाग है दूसरे भाग का 2/3। यहां पे प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट। मतलब ऐसा बोला है कि छड़ का जो पहला भाग है ये दूसरा भाग का 2/3 है, दूसरा भाग का 2/3, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो आप क्या करिए, 85 मीटर लंबी कोई छड़ है, मान लीजिए ये छड़ है जिसकी लंबाई आपको दिया है 85 मीटर। तो 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, ये मान लीजिए x मीटर हो गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 85 माइनस x मीटर। सिंपल सी बात है। मान लीजिए 100 मीटर लंबी एक छड़ है, एक भाग अगर 40 मीटर है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 मतलब 60 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 85 मीटर छड़ है, एक भाग हो गया x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 85 माइनस x। अब बोला क्या है, पहला भाग मतलब x, दूसरे भाग का मतलब 85 माइनस x का 2/3, यह प्रश्न में दिया गया है। सिंप्लीफाई करिए, 3 का x में गुणा, ये हो जाएगा 3x, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 और 1 17 माइनस 2x। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5x बराबर 170। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 त्रिका 15, 5 चौको 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 34। इसका मतलब एक पार्ट आपको मिल चुका है 34, दूसरा वाला क्या होगा, 85 माइनस 34 मतलब 51। तो पहला भाग हो जाएगा 34 मीटर और दूसरा भाग हो जाएगा 51 मीटर। आप बता सकते हैं बड़े भाग की लंबाई कितनी है, 51 मीटर है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी 51 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, 5 4 3 2 स्टार 7, ये कोई संख्या है, ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा, एक तरीका तो ये है कि आप स्टार के प्लेस पे 0 पुट करिए और भाग दे के देख लीजिए कि 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद स्टार के प्लेस पे 1 पुट करिए और चेक कर लीजिए। उसके बाद स्टार के प्लेस पे 6 पुट करिए और उसके बाद स्टार के प्लेस पे 9 पुट करिए। लेकिन यहां से थोड़ा सा काम बड़ा हो जाएगा। आपको 9 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं बात करता हूं 729, 729 क्या 9 से विभाजित होगा। तो आप क्या करिए, संख्या के अंकों का योग कर दीजिए, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 9 से भाग जाएगा मतलब 729 भी 9 से भाग जाएगा। तो यहां पे अगर आप योग करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 3 12 2 14, 14 और 7 कितना 21, 21 प्लस स्टार। अब आपको 9 से विभाजिता का नियम पता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। स्टार के प्लेस पे अगर 0 पुट करूंगा तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 21, जो कि 9 से भाग नहीं जाएगा।
स्टार के प्लेस पे अगर 1 पुट करूंगा तो संख्या के अंकों का योग 22 जो कि 9 से भाग नहीं जाएगा। स्टार के प्लेस पे अगर 6 पुट करूंगा तो संख्या के अंकों का योग 27 और 27 अगर 9 से भाग जा रहा है मतलब संख्या भी 9 से भाग जाएगी। तो स्टार के प्लेस पे क्या रखना होगा आपको 6 जो कि ऑप्शन सी है। तो यह काम थोड़ा आसान हो गया। आपको 9 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग कितना आया 21 प्लस स्टार। तो स्टार के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप 6 पुट करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न है ये, शेषफल प्रमेय का, व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पे मैंने क्लास में भी पढ़ाया है कि रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 छोटे से कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एक होता है धनात्मक शेषफल सिद्धांत और एक होता है ऋणात्मक शेषफल सिद्धांत। तो ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। करना क्या होता है, आपको ऊपर ऐसी संख्या बनानी होती है जो नीचे वाले से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहां पे 9 है, नीचे में क्या है 8। तो यहां पे आपको ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे वाले से क्या हो जाए, विभाजित। तो आप वहां पे क्या बना सकते हैं 8। आपको ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे वाले से हो जाए विभाजित। तो मैं क्या बनाना उचित समझूंगा 8। अब 8 बनाने के लिए 9 में कितना घटाऊंगा 1 घटाऊंगा। तो जब भी कोई संख्या घटाते हैं तो उसको हमेशा क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे +1 का पावर 6। डिटेल में यहां पे चर्चा नहीं कर सकता। शेषफल प्रमेय एक अलग से टॉपिक है जिसको पढ़ाने में लगभग 1 घंटा लगता है। तो मैं बोल क्या रहा हूं, ऊपर आपको ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे वाले से विभाजित हो जाए। तो ऊपर आप सोचेंगे कि 8 बना लूंगा। 8 बनाने के लिए कितना घटाऊंगा 1 घटाएंगे तो उसको हमेशा प्लस में लिखेंगे। यहां 11 है तो 11 को क्या बना लूंगा 8। 8 बनाने के लिए कितना घटाऊंगा 3 घटा रहा हूं तो उसको प्लस में लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 -3 बटा 8। तो ये हो गया -2 बटा 8। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करिए नीचे वाले से 2 को माइनस कर दीजिए तो शेषफल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में 6 लिखा हुआ है। ठीक, ये एक तरीका होता है शेषफल निकालने का। आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो 9 की पावर 6 उसमें से 11 घटाएंगे फिर 8 से भाग देंगे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। हो सकता है 6 के जगह मैं दे दूं 60 तो अब तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक तरीका होता है, ऊपर ऐसी संख्या बनाइए जो नीचे वाले से हो जाए विभाजित। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए मैं कितना घटाऊंगा या कितना जोड़ूंगा। अगर आप घटाते हैं तो उसको प्लस में लिखेंगे, अगर आप जोड़ते हैं तो उसको माइनस में लिखेंगे। जैसे 9 में 1 घटाऊंगा तो घटाया तो उसको प्लस में लिखा, 11 में 3 घटाऊंगा घटाया तो उसको प्लस में लिखा। अब ऊपर अगर ऋणात्मक संख्या है और नीचे वाले से छोटी है तो आप क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटा देंगे, सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 2 बटा 8 आता तो सीधे सीधे शेषफल क्या आ जाता 2। अगर ऊपर धनात्मक है और नीचे वाले से छोटा है मतलब शेषफल होगा। लेकिन यहां पे ऋणात्मक संख्या है तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप नीचे वाले से 2 को क्या करेंगे माइनस। अब क्यों करते हैं ये पूरा डिटेल में इसका अप्रोच यहां पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहां पे 50 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो ध्यान रखेंगे, जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरा डिटेल में देखने के लिए आपको नोट्स या क्लास अटेंड करना पड़ेगा। 1 घंटा पूरा लगता है शेषफल प्रमेय पे। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल, ध्यान रखिएगा शेषफल होगा यहां पे 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल ठीक क्या प्राप्त होगा। शेषफल पूछा है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। एक बात यहां पे आपको यह समझना है, ये जो 899 है ये 29 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। ये जो 899 है ये 29 से क्या होगा विभाजित होगा।
तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इस शेषफल 63 को ही क्या करेंगे, 29 से भाग दे देंगे, तो 29 दूनी क्या हो जाएगा 58, शेषफल क्या बचेगा 5, जो कि ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इसका रीजन अगर आप समझेंगे तो यहां पे मान लो वो संख्या x है, x को मैं भाग दिया 899 से, तो शेषफल कितना बचेगा 63। मान लो भागफल 1 आता तो संख्या क्या बनती 899 इंटू 1 धन 63। अगर मान लो भागफल 2 आता तो संख्या क्या बनती 899 गुणा 2 धन 63। भागफल जो भी ले लो आप, संख्या इस प्रकार की कुछ बनती। अब अगर 899 29 से भाग जा रहा है तो सिंपल सी बात है 899 का 1 गुना 2 गुना चाहे जितना गुना भी करो, ये वाला पोर्शन हमेशा क्या होता विभाजित होता किससे 29 से। अगर 899 विभाजित हो रहा है तो 899 का कितना गुना भी आप कर लो, मतलब भागफल गुणा भाजक, ये जो पोर्शन बनेगा ये हमेशा 29 से क्या होगा विभाजित। इसीलिए मैं क्या किया, सीधे सीधे शेषफल को ही 29 से भाग दे दिया, तो आंसर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप सीधे शेषफल को ही भाग दे दीजिए 29 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। भिन्न में से कौन सी सबसे छोटी है, तो यह प्रश्न आप कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप आधार को समान कर दीजिए, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो भाग देकर ही निकाला जाता है। तो भाग आप दे सकते हैं, जैसे 7/6 है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 से भाग दे दीजिए 7 को, 6 कम 6 1 बचा दशमलव, 6 कम 6 4 बचा दशमलव का 0, कितने बार जाएगा 6 छंग 36, कितना बचेगा यहां पे 4। तो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक भाग दे दीजिए। एक और भाग देकर बता रहा हूं मैं, जैसे 7/9 है तो आप 9 से भाग देंगे 7 को, 0 बार जाएगा दशमलव का 0, 7 9 63, 7 9 63 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, 9 7 63 ठीक है। कितना बचा 7, वापस से दशमलव का 0, 9 7 क्या हो जाएगा 63। तो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक आप भाग देंगे और देख लीजिए सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन। तो यह सबसे आसान तरीका होता है, यह प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हर साल एक प्रश्न आपको मिलेगा यहां से, हर साल। तो सबसे आसान तरीका इसका भाग देने का ही होता है। भाग दीजिए आप आसानी से, 6 से 7 को भाग दे दिया, 9 से 7 को भाग दिया, 0 बार जाएगा, 7 बचा दशमलव का 0, 9 7 63, 7 बचा दशमलव का 0, 9 7 63। तो इसका मान कितना आया 1.16, इसका मान कितना आया 0.77। इसी प्रकार आप 4/5 को और 5/7 को सॉल्व कर लीजिए और बता दीजिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 264 की पावर में 102 और 264 की पावर में 103 दोनों के योगफल में इकाई का अंक पूछा है। तो एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली यह है, 4 का सीरीज अगर आप देखेंगे, 4 का सीरीज अगर मैं बोल रहा हूं मतलब ऐसा कुछ, तो 4 का पावर 1 क्या होगा 4, 4 का पावर 2 क्या होगा 16, 4 का पावर 3 64 और 4 का पावर 4 256। तो आप देख पा रहे हैं 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या आता है 4, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आता है 6। आगे भी देख सकते हैं आप। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप इसको क्या लिखेंगे 4 की पावर 102, 4 की पावर 103। तो 4 की पावर 102 मतलब सम संख्या, इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर 103 विषम संख्या, इकाई का अंक 4 आएगा। 6 और 4 10, 10 मतलब इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। तो इकाई के अंक से संबंधित एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। पूरे डिटेल में इकाई के अंक को बताया गया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, यह प्रश्न आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या ट्रिक है, क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ बताया गया है इकाई के अंक से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया है व्यापम में ही। ये दो संख्याएं मान लीजिए x और y, दो संख्याएं आपने मान ली x और y, तो दो संख्याओं का योग 40 है, तो x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 40, समीकरण नंबर 1, तथा उनका गुणनफल 375 है, तो x गुणा y बराबर 375, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 40, x इंटू वाई बराबर 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कहने का मतलब 1/x प्लस 1/y, ये वैल्यू आपको चाहिए। कैसे भी करके आपको 1/x प्लस 1/y चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप यहां पे ये समझिए, अगर समीकरण नंबर 1 को मैं समीकरण नंबर 2 से भाग देता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 40/375, तो यहां से अलग अलग करेंगे तो x बटा एक्स वाई प्लस y बटा एक्स वाई बराबर 40/375, x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1/y प्लस 1/x, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, तो 8/75, ये मिल गया आपको सीधे सीधे 1/x प्लस 1/y का मान। तो प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न जितने भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, जैसा बोला है वैसा करिए। एक संख्या को 2 गुना करके, संख्या मान लीजिए x, संख्या मान लीजिए x, तो संख्या को 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दिया, इसमें 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ दिया। यदि परिणाम को 3 गुना कर दे तो परिणाम क्या आया, देखिए संख्या को 2 गुना करके 9 जोड़ा तो यही तो परिणाम आएगा। 10 को 2 गुना करके 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 को 2 गुना किया 20, 20 में 9 जोड़ा 29। उसी प्रकार x को 2 गुना करके 9 जोड़ा तो ये आया परिणाम। अब परिणाम को 3 गुना कर दिया, 29 को 3 गुना, 10 को 2 गुना करके 9 जोड़ा 29, 29 को 3 गुना कर दिया, तब वह संख्या 75, तो यह संख्या कितनी हो गई 75। x का मान निकाल दीजिए, चाहे तो 3 से कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो यहां से 2x बराबर कितना आया 25 माइनस 9, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8, वह संख्या पूछा था, वह संख्या क्या होगी 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, यदि संक्रिया को a स्टार b को a प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा, बराबर लिखा है यहां पे, किसके बराबर होगा। ठीक, एसीएफ में पूछा गया है ये, इसके अलावा एई में पूछा गया है ये प्रश्न। आप 2021 में जो एई का पेपर हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर हुआ था, आप देख सकते हैं सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। एसीएफ में जो पेपर हो चुके, एसीएफ के एग्जाम के जो पेपर हो चुके हैं, वहां पे भी सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न बहुत आसान होता है, लेकिन पहली बार देखने में आपको टफ लगता है। देखिए मैथ्स में स्टार का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो 5 स्टार 7 का मान आप कैसे निकालेंगे, लेकिन वो स्टार को परिभाषित कर दिया है कि a स्टार b का मतलब a प्लस बी माइनस ए बी होता है। दो संख्याओं के बीच में स्टार लगा होगा, उसका मतलब a प्लस बी माइनस ए बी होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं 5 स्टार 7 का मान 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, यह हो जाएगा 12 माइनस 35, कितना आ जाएगा माइनस का 23। ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है। कितना आसान प्रश्न है, लेकिन पहली बार करेंगे तो आपको नया लगेगा प्रश्न। सीजीपीएससी मेंस 2017 में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वहां पे जो प्रश्न पूछा गया था उसमें n स्टार का मान दिया था आपको n-1, n-2, n-3, ये मान आपको दिया था, और आपसे पूछा क्या था 1 स्टार प्लस 2 स्टार प्लस 3 स्टार प्लस 4 स्टार प्लस 5 स्टार, इसका मान पूछा था क्या होगा।
सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017 का प्रश्न है ये, 2 अंक का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो आप पहले 1000 को 45 से भाग दे दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। तो 45 दूना 90 हो जाएगा, वापस से 45 दूना 90, तो शेषफल कितना आया 10। इसका मतलब 1000 45 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसमें क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, तो ध्यान रखेंगे शेषफल को हमेशा घटाते हैं और जोड़ते क्या है, भाजक और शेषफल के अंतर को। तो कितना जोड़े हैं आप 35 और कितना घटाए हैं 10। क्यों ऐसा करते हैं समझ लीजिए। अगर शेषफल 0 होता मतलब यह संख्या 45 से क्या होती विभाजित, तो शेषफल 0 तभी आएगा जब ये 10 क्या हो जाए कम, इसीलिए 10 को घटा दिया। अब जोड़ने की बात होगी तो घटा तो सकते नहीं हो आप, तो 10 को क्या बना दूंगा 45। अगर 10 को 45 बना दूंगा तो संख्या 45 से क्या हो जाएगी विभाजित। 45 बनाने के लिए 10 में कितना जोड़ूंगा 35, वो 35 कहां से आएगा, दोनों के अंतर से आएगा। तो जब भी घटाने की बात करेगा शेषफल को घटाएंगे, जब भी जोड़ने की बात करेगा दोनों के अंतर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो बोला था छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 35। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। वापस से शेषफल प्रमेय का प्रश्न आ गया। अभी आपको मैंने समझाया था 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। अप्रोच आपको बताया था, ऊपर ऐसी संख्या बनाओ जो नीचे वाले से क्या हो जाए विभाजित। तो आप बोलेंगे सर ऊपर 18 बना लो, 18 से क्या हो जाएगा विभाजित। 18 बनाने के लिए आप 17 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो उसको हमेशा माइनस में लिखेंगे, ये भी आपको समझाया। ठीक, -1 का पावर 200 क्या हो जाएगा 1/18, तो शेषफल कितना हो गया 1 हो गया। केवल एक ही लाइन आपको समझनी है, ऊपर आपको ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे वाले से हो जाए विभाजित। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए क्या जोड़ूंगा और क्या घटाऊंगा, तो यहां क्या जोड़ा 1, जोड़ने वाले को हमेशा माइनस में लिखेंगे, घटाने वाले को हमेशा प्लस में। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। सीजीपीएससी का प्रश्न है ये, सीजीपीएससी प्री में पूछा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n²। यह फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n²। 1 + 3 + 5 + 7 कितनी संख्याएं हैं n संख्याएं, तो इसका योग होता है n²। तो पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 20² मतलब 400, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके अलावा इसको आप समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन आपने पढ़ा होगा पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n² होता है। अगला देखिए, 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। 800 चॉकलेट हैं, मान लो कितने छात्र हैं x छात्र, प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है। कहने का मतलब मान लो अगर 10 छात्र होते तो प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट मिलती 20, कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी, मतलब 10 छात्र होते तो प्रत्येक छात्र को 20 चॉकलेट मिलती, मतलब टोटल कितनी चॉकलेट यहां पे 200। अगर 20 छात्र होते तो प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट मिलती 40, प्रत्येक छात्र को कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या की 2 गुनी। तो मान लो अगर x छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट मिलेंगी x × 2x करूंगा, प्रत्येक छात्र को मिलने वाली चॉकलेट की संख्या कितनी हो जाएगी 2x। टोटल चॉकलेट कितनी है 800 है, 800। तो यहां से आ जाएगा 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 400, तो x का मान कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप।
कैसे चेक करेंगे? मान लो 20 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 40, तो टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 800। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ये आप कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 1 से लेके 10 तक के अंकों को लिखने में, या 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आप बोलेंगे सर 11 अंकों की आवश्यकता होगी। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अंकों की आवश्यकता हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं बोलूं 11 से 20 तक की संख्याएं लिखने में, तो आप बोलेंगे सर सभी संख्याओं में तो 2-2 अंक लगे हैं, मतलब 20 अंकों की आवश्यकता। 21 से 30 तक की संख्याएं लिखने में 20 अंकों की आवश्यकता। 31 से 40 तक की संख्याएं लिखने में 20 अंकों की आवश्यकता। 41 से 50 तक की संख्याएं लिखने में 20 अंकों की आवश्यकता। कितने अंक हो गए? 20, 40, 60, 80, 90 और 1 91। ऑप्शन सी। 50 में 9 कम कर दो। क्यों 9 कम किए? ये देखो, ये 9 कम हो गए। ठीक, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से कुछ पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने से 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है? ये बना लेंगे आप। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। आप चाहें तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने चॉकलेट वाला प्रश्न बताया वैसा कुछ सोचिए, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो यह प्रश्न आपके लिए है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसमें इस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। कहने का मतलब, मान लो कोई संख्या थी x, विद्यार्थी से कहा गया कि 3/2 से गुणा करो, मतलब आपको करना था 3/2 इंटू एक्स, लेकिन उसने क्या कर दिया? इसको 3/2 से भाग दे दिया। उसने कर दिया ऐसा कुछ काम। यही बोल रहा है, संख्या थी x, मैंने कहा आपको 3/2 से गुणा करना है, आपने कर दिया ऐसा। ऐसा करने से जो परिणाम आएगा वो कम आएगा ना, क्योंकि संख्या को आपने भाग दे दिया, मैंने बोला था गुणा करने को। तो परिणाम क्या आएगा? सही उत्तर से 10 कम आएगा। परिणाम जो आएगा सही उत्तर से 10 कम आएगा, मतलब दोनों का जो अंतर है ये कितना हो जाएगा? 10। तो यहां लिख दीजिए दोनों का अंतर 3x/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x/3 बराबर कितना? 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9x - 4x/6 बराबर 10। तो 5x/6 कितना आ जाएगा? देख सकते हैं आप, 5x/6 बराबर 10। 5 से कट कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया? 12। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं तो करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी संख्या को 52 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? सेम ऐसा ही प्रश्न आपको कराया था अभी, सेम ऐसा ही प्रश्न। क्या बताया था? सीधे आप क्या करिए, 13 से भाग दे दीजिए इस शेषफल को। तो 13 से भाग देंगे शेषफल को तो 13 यहां कितना हो जाएगा? 39। तो शेषफल कितना बचा? 6। यह हो जाएगा आंसर। इसका रीजन आपको समझाया था, क्योंकि ये जो संख्या है 52, ये 13 से क्या होगी? हमेशा विभाजित। तो जो संख्या बनेगी उसमें भाजक इंटू भागफल का जो पोर्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? 13 से विभाजित। तो सीधे सीधे मैं क्या करता हूं? शेषफल को ही 13 से भाग देता हूं, मेरे को आंसर मिल जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा? 0.3467 का बार प्लस 0.1333 का बार। बार कहां पे लगा है? 67 के ऊपर और यहां पे 33 के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है अशांत दशमलव का है। बार का मतलब क्या होता है कि 6 7 6 7 6 7 ऐसा रिपीट होगा।
एक तीन सॉरी तीन 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 ऐसा रिपीट होगा। तो यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अशांत दशमलव को P बटे Q के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। यहां पे जितने अंक के ऊपर बार होगा नीचे उतना 9 लगाएंगे, जितना अंक छूटा होगा दशमलव के बाद नीचे उतना 0 लगाएंगे, और जो छूटा होगा उसको माइनस करेंगे आप। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है अशांत दशमलव के केस में। प्रोसीजर भी होता है इसका। प्रोसीजर क्या है, पहले आप इसको 100 से गुणा करते, उसके बाद आप इसको 10,000 से गुणा करते, तो बहुत लेंदी हो जाता वो। तो ध्यान रखिएगा, जितने अंक के ऊपर बार नीचे उतना 9, जितने अंक छूटेंगे नीचे उतना 0, और जो छूटेगा उसको माइनस भी करना है। तो अशांत दशमलव कन्वर्ट हो जाता है P बटे Q के रूप में। उसी प्रकार यहां पे आप देख सकते हैं 1333 माइनस 13 बटे 9900 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 में 4 जाएगा 3, 6 में 3 जाएगा 3, 3433 बटे 9900, और यहां पे कितना आएगा 1320 बटे 9900, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 4753 बटे 9900। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन भी बार के रूप में दिए गए हैं। एक तरीका तो यह है कि 9900 से 4753 को भाग दे दीजिए और आपको मिल जाएगा अशांत दशमलव क्या होगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा उससे। आपको फटाफट ऑप्शन को सॉल्व करना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 0.48, सेकेंड वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 0.4801, ये थोड़ा सा मैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 9 हैं और यहां पे 2 अंक के ऊपर बार, 2 0 हैं और 2 अंक छूटा हुआ है। अगर मैं इसको तुरंत सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा मेरे को, 4801 डिवाइड बाई 9900 माइनस कितना 48, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4753 बटे 9900। तो ऑप्शन से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 48 बटा 99, 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे 2 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 48 माइनस 4 बटा 90, मतलब 44 बटा 90। ये ऑप्शन को सिंप्लीफाई करने पे 44 बटा 90 आया, इसको सिंप्लीफाई करने पे 48 बटा 99, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने पे 4753 बटा 9900 आ रहा है। तो कुछ बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल 14 बटे 15 है तथा उनका भागफल 35 बटा 24 है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी। तो मान लीजिए दो भिन्न संख्याएं x और y, मान लिया दो भिन्न संख्याएं x और y, तो x और y का आपको गुणनफल दिया है 14 बटा 15 और भागफल आपको दिया है x और y का 35 बटा 24। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है दोनों इक्वेशन को, x और y का मान निकालना है। तो आपको मिल जाएगी दो भिन्न संख्याएं, बता दीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, x का मान यहां से निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा 35 बटा 24 इंटू y, और x का मान को यहां पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा y का मान, y मिल गया तो x का मान मिल जाएगा। तो आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो भिन्न संख्याएं मान लेंगे x और y, दोनों का गुणनफल आपको दिया है 14 बटे 15, दोनों का भागफल आपको दिया है 35 बटा 24। यहां से x का मान निकाल लो 35 बटा 24 इंटू y, और यहां पे पुट कर दो तो इक्वेशन आ जाएगा y में y मिल जाएगा, तो आपको x भी मिल जाएगा। यहां पे बता दीजिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किन्हीं तीन क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 87 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। क्रमागत का मतलब क्रम से होना चाहिए। मान लो पहली विषम संख्या अगर x है तो अगली विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2, अगली विषम संख्या क्या होगी x प्लस 4। आप चाहें तो पहली विषम संख्या को x प्लस 1 ले सकते हैं, तो अगली क्या हो जाएगी x प्लस 3, अगली क्या हो जाएगी x प्लस 5। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है दो क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। 3 और 5 में 2 का अंतर है। तो आप देख पा रहे हैं दो क्रमागत विषम संख्याओं में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 2 का ही होगा। तो आप ऐसा भी मान सकते हो, ऐसा भी मान सकते हो।
क्योंकि यहां पे इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। यहां पे भी इन दोनों में 2 का अंतर है और इन दोनों में 2 का अंतर है। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि विषम संख्या बोला है तो यही मानना है। हमेशा जो मन करता है वो मानो। आपका मन करता है सर मैं पहली संख्या x + 10 मानूंगा, मान लो, लेकिन अगली संख्या क्या मानना पड़ेगा? x + 12। अगली संख्या क्या मानना पड़ेगा? x + 14। आपको ध्यान केवल यह रखना है कि 2 क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। आप ऐसा नहीं मान सकते कि सर पहली संख्या x मान लिया तो अगली संख्या x + 1, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ये मान सकते हो आप, ये मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। ऐसा आप नहीं मान सकते क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का हो गया है? 1 का हो गया है। तो कोई भी एक मान लीजिए आप, जैसे मैं मान लेता हूं x + 2 और x + 4, ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। इनका योग आपको दिया है 87, तो इनका योग आप लिख दीजिए 87। x और x कितना हो जाएगा? 3x। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 87 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 81। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 81/3। तो x का वैल्यू हो जाएगा 27। तो पहली संख्या क्या हो गई? 27। दूसरी संख्या क्या हो गई? 29। और तीसरी संख्या क्या हो गई? 31। जो मन करता है वो मानो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी डाउट नहीं आएगा। प्रश्न क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 27 है। 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच, जो कि संख्या में 85 हैं, में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 380 आम हैं, 85 बच्चों में बांटे जाते हैं। तो मान लीजिए 85 बच्चों में आम बांटे जाते हैं, तो इसमें लड़के कितने हैं? x। आप इस प्रश्न को भी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर देखेंगे तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि लड़के कितने हो गए? x, और लड़कियां कितनी हो गई? 85 - x। अब बोल क्या रहा है? प्रत्येक लड़के को 4 आम। एक लड़के को 4 आम, तो 2 लड़के को 2 × 4, 3 लड़के को 3 × 4, 4 लड़के को 4 × 4, तो लड़के कितने हैं? x। तो x लड़कों को कितने आम मिलेंगे? x × 4। प्रत्येक लड़की को 5 आम, तो एक लड़की को 5 आम, तो 2 लड़की को 2 × 5, 3 लड़की को 3 × 5। कितनी लड़कियां हैं? 85 - x, तो 85 - x × 5। तो ये हो गए लड़कों को प्राप्त होने वाले आम, लड़कियों को प्राप्त होने वाले आम। टोटल आम कितने हैं? तो प्रश्न में आपको दिया है टोटल कितने हैं? 380। ऐसे इक्वेशन को रीड करना सीख जाएंगे तो प्रश्न में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 4x, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 और 2 = 42 माइनस 5x बराबर 380। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में से 5 जाएगा माइनस का x, 380 में से 425 जाएगा तो माइनस का 45, तो x का वैल्यू आ जाएगा 45। तो यहां बता सकते हैं लड़के कितने हैं? 45 और लड़कियां कितनी हैं? 40। तो पूछा क्या है? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या हो जाएगी 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग पूछा है। तो मान लीजिए भिन्न संख्या p/q। जब भी अंश और हर की बात करेगा भिन्न संख्या में, तो आपको अंश बटे हर के रूप में मानना पड़ेगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने भिन्न संख्या x और y बोल दिया, यहां पे आपने p/q बोल दिया। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे अंश और हर की बात कर रहा है कि अंश में मैं जोड़ रहा हूं या हर में मैं घटा रहा हूं। तो जब भी अंश और हर की बात भिन्न में करेगा तो आपको अंश बटा हर के रूप में मानना पड़ेगा, p/q के रूप में आपको मानना पड़ेगा। ठीक। अब बोला क्या है? भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न के हर में 1 जोड़ दीजिए। तो जब हर में आप 1 जोड़ेंगे तो भिन्न संख्या कितनी हो गई? 1/2। एक और इक्वेशन क्या बनेगा? यदि इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश में यदि 1 जोड़ेंगे तो अंश में 1 जोड़ दिया और हर q रहेगा, तो भिन्न संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 2p = q + 1। तो यहां से 2p - q = 1, समीकरण नंबर 1।
तिर्यक गुणा कर रहा हूं, p प्लस 1 बराबर q, तो यहां से p माइनस क्यू बराबर -1, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं q का गुणांक दोनों में क्या है, सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो घटा दीजिए। तो जब मैं 2p माइनस क्यू इक्वल टू 1 में से p माइनस क्यू इक्वल टू -1 को घटाऊंगा तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, तो p का मान कितना आ गया, 2। p 2 आ गया, समीकरण 2 में p का मान रख दो या समीकरण 1 में p का मान रख दो, मैं 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 से p का मान कितना रख दिया, 2, तो यहां से आप देख सकते हैं q का मान कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3, क्योंकि प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, -1 और -2 हो जाएगा माइनस का 3, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो p मिल गया आपको 2, q मिल गया आपको 3, तो भिन्न संख्या क्या आ गई, 2/3। तो बोला क्या है, भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बोला है, सॉरी योग नहीं बोला है, गुणनफल बोला है। तो अंश और हर का गुणनफल कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब भी भिन्न संख्या को अंश और हर के रूप में बोला तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा, दो भिन्न संख्याएं बोला तो आप x और y या p और q मान लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 की घात 12 गुणा 10 की घात 7 गुणा 14 की घात 7, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं एक से बड़ी, वे संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये संख्याएं केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पे अभाज्य गुणनखंडों की बात किया है, 25 की घात 12 गुणा 10 की घात 7 गुणा 14 की घात 7। तो आप 25 को ब्रेक कर दीजिए, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, घात में 12। 10 को ब्रेक करेंगे, 2 गुणा 5 घात में 7, 14 को 2 गुणा 7 घात में 7। अब देखिए, आपने एक नियम पढ़ा होगा घातांक का, x गुणा y पूरे का घात m है, तो आप इसको x का घात m गुणा y का घात m लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको 5 का घात 12 गुणा 5 का घात 12, इसको 2 का घात 7 गुणा 5 का घात 7, 2 का घात 7 गुणा 7 का घात 7 ऐसा लिख सकता हूं। अब गिन लीजिए, देखिए गिनेंगे तो आपको दिखेगा 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 5 कितने बार है, तो आप काउंट कर लीजिए 5 कितने बार है, 12 और 12 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31। तो 5 है 31 बार। अगर आप काउंट करेंगे 2 को तो 2 कितने बार है, 7 और 7 14 बार। तो यहां पे लिख देंगे 2 कितने बार है, 14 बार, और 7 कितने बार है, तो 7 जो है वो 7 ही बार है। टोटल कर दीजिए, 7 4 11, 1 12, 3 4 और 1 5, मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 52। तो आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मतलब 5 कितने बार हैं, तो 5 है 24 और 7 31 बार। 2 कितने बार है, 2 है 14 बार, और 7 कितने बार है, 7 बार, मतलब टोटल 52 अभाज्य गुणनखंड बनेंगे यहां पे। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2 5 7 3 ही तो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, जैसे मैं 16 का गुणनखंड अगर बोलूं तो आप क्या लिखेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 2 है कितने बार, 4 बार। उसी प्रकार यहां पे 2 कितने बार है, तो 2 है आप देख सकते हैं 14 बार, 5 कितने बार है, 31 बार, और 7 कितने बार है, 7 बार, मतलब कुल 52 अभाज्य गुणनखंड है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64 किससे विभाजित होगा। यह भी अच्छा प्रश्न है, समझेंगे। 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64। ऑप्शन दिया है 3, 10, 11 और 13।
तो ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है, मैक्सिमम घात जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल लीजिए। 61, 62, 63 और 64 में 4 का घात 61 बाहर निकल गया, तो यहां कितना बचा, 1। यहां 4 का घात 1, यहां 4 का घात 2, यहां 4 का घात 3। अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 का घात 1 हो गया 4, 4 का घात 2 16, 4 का घात 3 हो गया 64। सिंप्लीफाई करने पे इसको ऐड कर दीजिए, 64 और 16 80, 4 84 और 1 85। 4 का घात 61 गुणा 85। अब कैसे करना है, इस 85 को चेक कर लीजिए, इन चारों में से किसी से भाग जा रहा है क्या, तो 85 3 से भाग नहीं जा रहा है, 10 से भाग नहीं जा रहा है, 11 से भाग नहीं जा रहा है, 13 से भाग भी नहीं जा रहा है। आप इसको तो भाग दे ही नहीं सकते, तो 85 को मैं चेक किया, 85 किसी से भाग नहीं गया, तो मैं क्या करता हूं, एक 4 निकाल के 85 को दे दिया। एक 4 61 में से निकाल के 85 को दे दिया, तो 4 का घात 60, ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 अठे 32 और 2 34। अब 340 को चेक करते हैं तो आपको दिखेगा 340 जो है ये 10 से क्या होगा, विभाजित। चूंकि 340 अगर 10 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 10 से विभाजित होगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 10, जो कि ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं। यह करने का अप्रोच है ऐसे प्रश्नों को। पहले आप 85 को चेक कर लो, 85 अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक 4 निकाल के 85 को दे दो आप, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पूछा है। 81 गुणा 82 गुणा 83, आप देख पा रहे हैं 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89। इसमें इकाई का अंक पूछा है, गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, 5 भी है 2 भी है, तो 5 दूनी 10 या 5 चौको 20। इकाई में 0 ही आएगा क्योंकि वो सब को क्या बना देगा, 0 बना देगा, मतलब इकाई का जो अंक है वो 0 ही मिलेगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो सब को क्या बना देगा, इकाई के अंक को 0 बना देगा। गुणनफल 0 नहीं बोल रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इकाई के अंक की, मतलब गुणा करने पे जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, ये देखो 5 चौको 20, इकाई का अंक 0 मिला, वो सब को इकाई के अंक में क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे गए हैं। इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो भी पद आपके सामने लिखे गए हैं उनको सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 में 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में 1 गया 4/5, 99 एकम 99 में 1 जाएगा कितना, 98/99, 100 एकम 100 में 1 जाएगा कितना, 99/100। अब एक पैटर्न मिलेगा आपको जिस पैटर्न में कैंसिल होंगी संख्याएं, जैसे नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5, उसी प्रकार 99 से क्या हो गया 99, 98 से क्या हो जाएगा 98। नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, इस प्रकार से कट हो रहा है। देखिए 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 98 से 98, 99 से 99। ये 100 बचेगा, ये 100 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में ऊपर में क्या होता 100, क्योंकि नीचे वाला अगले ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है। एक और तरीका यह होता है कि अगर यहां पे नीचे वाला बचा है या यहां पे अगर ऊपर वाला बचा है तो यहां पे नीचे वाला ही बचेगा, कंफर्म है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/100 या 1/50 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तर की संख्या ज्ञात करें। व्यापम में, पीएससी प्री में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। अब बोल क्या रहा है, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। सभी 20 प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं और आपको मिले कितने हैं 8 अंक। कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं यह पूछा है।
तो आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे देखो, पहले आपको समझा रहा हूं कि ऐसे प्रश्न अगर दिमाग नहीं चल रहा है एग्जाम में तो ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे बोला क्या, सही उत्तरों की संख्या, तो आप लेके चल रहे हैं पहला ऑप्शन, मतलब सही उत्तर कितना लेके चल रहे हैं आप, 16। कुल कितने प्रश्न के उत्तर दिया आपने, 20। तो यहां पे अंडरस्टूड है कि गलत उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलता है, मतलब 16 के लिए 16 अंक मिलेगा, और 4 के लिए 4 अंक कटेगा, मतलब आपको कितने अंक मिलेंगे, 12। लेकिन मिले कितने हैं, 8, मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन लेके चला, मतलब सही उत्तर की संख्या कितना लेकर चल रहा हूं मैं, 14। सही उत्तर की संख्या अगर मैं 14 लेकर चल रहा हूं तो गलत उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है तो 14 के लिए 14 अंक मिलेगा, और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है तो 6 के लिए 6 कटेगा, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको 8 नंबर ही मिले हैं। तो यह तरीका बहुत आसान है। ऐसे प्रश्नों में दिमाग नहीं चलता है परीक्षा में तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर इसका प्रोसीजर देखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि 20 में से x प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए तो गलत कितने, 20 - x। वही काम कर रहा हूं। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर, तो x सही उत्तर के लिए x × 1 मिलेगा, और 20 - x के लिए प्रत्येक के लिए 1 कटेगा, तो 20 - x × 1। बीच में क्या लिखूंगा, माइनस, बराबर कितना, 8। वही काम कर रहा हूं। ये देखिए 14 सही तो 14 × 1, 6 गलत तो 6 × 1, माइनस किया तो x सही तो x × 1, 20 - x गलत तो 20 - x × 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 20, माइनस बाहर तो अंदर हो गया प्लस, तो यहां से क्या आया, 2x = 28, तो x कितना आ गया, 14। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और प्रोसीजर से भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को भी मेरी राय यह है कि ऑप्शन से ही करना ज्यादा सही होता है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो आप संख्या को 46 लेके चल रहे हैं, तो बोला क्या है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो आप देख पा रहे हैं पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इकाई का जो अंक है ये दहाई के अंक से कितना अधिक है, 2 अधिक है। उसके बाद क्या बोला, संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, मतलब संख्या तथा इसके अंकों के योगफल, मतलब 4 और 6 के योगफल का गुणनफल कितना है, 144। क्या 144 आ रहा है क्या, ये तो 460 आ रहा है, जो कि गलत है। आना कितना चाहिए, 144। काट दीजिए इसको। सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे 42, तो पहला वाला कंडीशन को देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये तो पहला ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन देखिए 26, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये तो पहला ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो बचा क्या, 24। ये सही ही होगा, ऐसा मान के चलना है। चेक कर सकते हो, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन, संख्या तथा इसके अंकों के योग का गुणनफल, तो संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 24 छिका कितना होगा, 144, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को मेरी राय है कि आप ऑप्शन से ही चेक करें, ज्यादा आसान बनते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ये कहां तक जा रहा है, 1 + 1/120 तक। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपको समझाया था, जो पद आपको दिए गए हैं उन पदों को सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, कुछ नहीं है मतलब गुड़ा, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4। ये जा कहां तक रहा है, 120 एकम 120 और 1 121/120। अब देखिए यहां पे भी एक पैटर्न मिलेगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल। उसी प्रकार 120 से 120 क्या हो गया होगा, कैंसिल।
121 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में नीचे में क्या होता, 121। यहां अगर नीचे वाला बचा तो यहां ऊपर वाला ही बचेगा, तो आंसर होगा 121/2 या 60.5। ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको, 60.5। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़ा मान ज्ञात करें। तो यह आप लोगों का काम है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 0.7 प्लस 0.16 का वर्गमूल। तो यहां पे कुछ बातों को मैं बता दे रहा हूं, जैसे 0.16 का वर्गमूल कैसे निकालना है, 1.44 का वर्गमूल आपको कैसे निकालना है। तो जब भी दशमलव में आपको बोलेगा वर्गमूल निकालने, तो आप उसको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर लो। 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा, 144/100 हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 100 का वर्गमूल हो गया 10, तो ये कितना आ गया, 0.4। 144 का वर्गमूल 12 और 100 का वर्गमूल 10, तो ये कितना हो गया, 1.2 हो गया। तो जब भी वर्गमूल में आपको दशमलव वाली संख्याएं दी रहेंगी, आप उसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जोड़ घटा सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 3 का घात 25 प्लस 3 का घात 26 प्लस 3 का घात 27 प्लस 3 का घात 28 किस संख्या से विभाजित होगी, 11, 6, 25 और 30। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि सेम ऐसा ही प्रश्न आपको मैंने समझाया है। इससे पहले वाला प्रश्न जो आपने देखा था, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64, जिस पैटर्न में ये वाले प्रश्न को मैंने सॉल्व किया, सेम वैसा ही आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है। एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 को काले रंग से और शेष भाग को बैगनी रंगा गया। यदि बैगनी रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए छड़ की लंबाई कितनी है, x मीटर। मान लीजिए छड़ की जो लंबाई है कितनी है, x मीटर। अब बोला क्या है, 1/10 भाग को लाल रंग से, तो लाल रंग से कितना रंगा गया, 1/10 मतलब x/10 भाग लाल रंग से। ठीक, आप देख सकते हैं 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा गया है, 1/20 भाग को नारंगी रंग से। तो आप यहां पे क्या करिए, 1/20 भाग को नारंगी रंग से। उसके आगे क्या बोला, 1/30 भाग को पीले रंग से। तो 1/30 मतलब x/30 हो गया पीला। उसके बाद 1/40 मतलब x/40 हो गया हरा। उसके बाद 1/50 हो गया नीला, तो x/50 हो गया नीला। और 1/60 हो गया वायलेट, ठीक, सॉरी ब्लैक, ब्लैक है, तो x/60 हो गया ब्लैक। अब बोल क्या रहा है, जो बचा है वो है बैगनी रंग का। इतना होने के बाद जो भाग बचा है वो है बैगनी रंग का। तो भाई शेष कैसे निकालोगे, टोटल में से इन सब को माइनस करोगे, तो ये जो लेंथ मिलेगा ये मिलेगा बैगनी रंग वाला। समझ आ रहा है, टोटल में से आप इन सब के योग को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बैगनी रंग वाले भाग की लंबाई, जो आपको प्रश्न में कितना देकर रखा है, 12.08 देकर रखा है। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको पहला वाला कराया था, जहां पे आपने देखा था आय में से भोजन पर व्यय किया और किराए पर व्यय किया, तो शेष कैसे निकाले थे, टोटल में से खर्च को माइनस किए थे। उसी प्रकार यह है टोटल लंबाई, इसमें से ये सब को आप क्या करेंगे, ऐड करके माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बैगनी रंग वाले भाग की लंबाई, जो कि प्रश्न में आपको कितना दिया है, 12.08 दिया है। यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, तो आपको रॉड की लंबाई मिल जाएगी, क्या होगी। ठीक, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका और आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, इस प्रकार से आपको बोला है।
सबसे पहली गलती बच्चे यहां पे क्या करते हैं, 999 को कॉमन निकाल देते हैं और वो बोलते हैं अंदर में बचा सर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो ये गलत काम है यहां पे। क्यों गलत है? क्योंकि 2 सही 1/3 मान लो कोई संख्या है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो आप इसको क्या बोलते हो, 2 + 1/3 बोलते हो। 2 सही 1/3 मतलब कितना, 7/3। उसी प्रकार 2 + 1/3 भी कितना है, 7/3। मतलब 2 सही 1/3 2 + 1/3 होता है एक्चुअल में। उसी प्रकार 999 सही 1/7 क्या लिखा हुआ है, 999 + 1/7 ये लिखा हुआ है। 999 + 2/7, 999 + 3/7, 999 + 4/7, 999 + 5/7, 999 + 6/7। एक्चुअल में प्रश्न ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 999 वाले को आपस में जोड़ दो, तो 999 कितने बार है, तो आप देख पा रहे 6 बार है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 999 × 6। उसके बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 सब क्या आधार में 7 है, तो आधार में 7 लिख दिया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21/7। तो ये हो गया 3। 6 9 54, 6 9 54 और 5 59, 6 9 54 और 5 59, तो आंसर आएगा 5997। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां क्या करते हैं बच्चे, वो आपको समझा रहा था। 999 कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 2 सही 1/3 मतलब 2 + 1/3 होता है। उसी प्रकार ये 999 + 1/7, 999 + 2/7 इस प्रकार से ब्रेक होगा वो। तो 999 कितने बार ऐड होगा, 6 बार, तो उसको मैं 999 × 6 लिख सकता हूं। जैसे मैं 2 को अगर 6 बार जोड़ता हूं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 × 6 कितना आएगा, 12। उसी प्रकार 999 को 6 बार जोड़ने का मतलब 999 × 6 और सब के आधार में 7 है, ऊपर वाले को जोड़ा तो 21, 21/7 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो संख्या को अपने मन से मान लीजिए और ऐसा मानिए कि पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे तो संख्या 9 मान लो। 6 से भाग दूंगा 3 ही तो बचेगा। आपका मन कर रहा है तो 15 मान लो, 6 से भाग दूंगा तो भी तो 3 ही बचेगा। तो संख्या को मैं 9 मान सकता हूं, 15 मान सकता हूं, चाहूं तो 21 मान सकता हूं। 6 से भाग दूंगा 3 ही तो बचेगा। ऐसी संख्या मानो जिसको 6 से भाग देने पर 3 बचे, तो यह काम आप कर सकते हैं। संख्या में कितना मान लिया, 9। अब इस संख्या के वर्ग को, तो इस संख्या के वर्ग मतलब 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देना है तो 6 से 81 को भाग दे दो। 6 कम 6, 6 त्रिका 18, शेषफल कितना बचा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर आप संख्या 15 मानोगे तो भी आंसर वही आएगा। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। 225 को 6 से भाग दो, 6 त्रिका 18, 4 और 5, 6 7 42, शेषफल क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा वहां से एक संख्या मान लो जो इस स्टेटमेंट को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। उसके बाद जो बोला है संख्या के वर्ग मतलब 9 का वर्ग 81, 81 को भाग दो 6 से। 15 माने हो तो 15 का वर्ग 225, 225 को भाग दो 6 से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक लिखा हुआ है, तो n³ - n किससे विभाजित होगा। पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो यह आपको पता होगा। पूर्णांक में नेगेटिव वाला संख्या भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव वाला संख्या भी आएगा। अब बोला है n एक पूर्णांक है, तो मान लेता हूं n का वैल्यू 1 मान लीजिए, तो n³ - n कितना हो जाएगा, तो 1³ - 1 ये तो 0 हो गया। 0 किससे विभाजित होगा, 4 5 6 7, किसी से नहीं होगा। आगे देखते हैं, n का मान रखा 2,
तो n क्यूब माइनस n कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6, 6 किससे होगा, 6 से विभाजित होगा। n का मान 3 रख के चेक कर लो, अगर डाउट आता है तो n का मान 3 रखो, तो n क्यूब माइनस n, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 24, ये भी क्या हो रहा है, 6 से भाग जा रहा है। तो n का मान कुछ भी रखोगे 6 से भाग जाएगा ही। आप बोलेंगे सर 4 से भी तो जा रहा है, तो 4 इसका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो 4 से भाग नहीं जा रहा है। समझ आ रहा है, यहां पे तो 4 से भाग नहीं जा रहा है, हमेशा 4 से भाग जाना चाहिए तो आंसर 4 होता। हमेशा 6 से भाग जाएगा ही, जैसे n का मान मैं 4 रखूंगा तो n क्यूब माइनस n, 4 का क्यूब 64 माइनस 4, ये देखो 60, वापस से 6 से भाग जा रहा है। n का मान कुछ भी रखोगे तो n क्यूब माइनस n हमेशा क्या होगा, 6 से भाग जाएगा। इवन 6 से भी 0 भी तो भाग जा रहा है, 0 को भी तो आप 6 से भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सारी वैल्यूज के लिए आंसर बनना चाहिए। देखिए क्या बोला है, 3.718, इसका मान आपको दिया है 1/0.2689। तो आपसे पूछा क्या है, 1/0.000378, इसका मान पूछा है। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, इस संख्या को ऐसा बना दो, क्योंकि इसका मान आपको दिया हुआ है, यही तो सोच सकते हो आप। इस संख्या को ऐसा बना दो, मतलब दशमलव को कहां लाना पड़ेगा, दशमलव को 4 स्थान आगे मेरे को लाना पड़ेगा, 4 स्थान आगे। 4 स्थान आगे लाने का मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो आपको यह समझना है कि 4 स्थान आगे लाने के लिए मेरे को 10 का पावर 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल नीचे कर सकते हैं, जो भी काम करेंगे अंश और हर में करेंगे। तो 10 का पावर 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर तो 10 का पावर 4 हो गया, नीचे क्या हो गया 3.718, ये देखो बन गया। अब 3.718 का वैल्यू पुट कर दो, तो 3.718 का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 1/0.2689। अब ये आ जाएगा ऊपर, तो 0.2689 का 10 का पावर 4 में गुणा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2689। ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2689, ऑप्शन नंबर ए। कुछ अप्रोच हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पहले पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप, या आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे, क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए अगला देखिए, एक छात्र एक संख्या को 0.72 से गुणा करने के बदले 7.2 से गुणा कर देता है। इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। बोल क्या रहा है, किसी संख्या को गुणा करना था 0.72 से, लेकिन वो क्या किया 7.2 से गुणा कर दिया, ऐसा कर दिया। करना था ऐसा लेकिन कर दिया ऐसा। इस प्रकार का प्रश्न भी हो चुका है। तो उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आएगा। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, उत्तर क्या आएगा अधिक। कितना अधिक आया 2592, किससे अधिक आएगा, इससे अधिक आएगा। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस दिया है आपको, ये देखिए ये कितना दिया है 2592, यही मतलब होगा। यहां पे जो आंसर आ रहा है इससे 2592 यहां पे अधिक आएगा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना 2592। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, घटा लीजिए इसमें से और x का मान निकाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वास्तविक संख्या। ऐसा प्रश्न भी आपको करा चुका हूं, यह प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे आगे। घटा लीजिएगा, 7.2 में कैसे घटाएंगे 0.72 को इस प्रकार से घटाएंगे आप। 10 में 2 जाएगा 8, 11 में 7 जाएगा 4, यहां पे कितना बचेगा 6.48। तो x का मान यहां पे डिवाइड करके निकालेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे आप। ठीक। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र सभी 100 प्रश्नों को हल करता है तथा उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं। उसे कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, यह भी प्रश्न करा चुका हूं।
कैसे करेंगे? मान लीजिए 200 में से x प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए हैं, तो गलत कितने के दिए हैं? 200 माइनस x के। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर, तो x सही उत्तर के लिए x इंटू 4। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है, तो 200 माइनस x के लिए एक अंक क्या कर लिया गया? काट लिया गया, तो माइनस लगा दिया। उसको टोटल कितना अंक मिला है? 200 अंक। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह हो गया 4x माइनस 200 प्लस x बराबर 200। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 5x बराबर कितना? 400, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। ऑप्शन बी। चाहे तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन से चेक करेंगे तो भी आपका आंसर 80 ही आएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न इससे पहले करा चुका हूं। ये देखिए, ये प्रश्न भी आप लोग करेंगे। 99 का पावर 1/7, 99 सही 1/7 लिखा हुआ है, 99 सही 2/7, तो इसका मतलब क्या है? 99 प्लस 1/7। इसका मतलब क्या है? 99 प्लस 2/7। तो इस प्रकार से 99 कितने बार आएगा? 6 बार। तो आप क्या लिखेंगे? 99 इंटू 6 प्लस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कितना हो जाएगा? 21/7। 6 नवा 54, 6 नवा 54 और 5 59। आंसर कितना आ जाएगा? 597। ऑप्शन देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसको समझाता हूं, इसको कैसे करना है। 3 का पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? वापस से रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न है ये। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, शेषफल प्रमेय, इसीलिए शेषफल प्रमेय के इतने सारे प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 3 का पावर 21/5। अब देखिए, आपको समझाया था 3 में क्या जोड़ूंगा जिससे नीचे वाले से क्या हो जाए? विभाजित। तो आप क्या बोले? सर 3 में 2 जोड़ेंगे तो नीचे वाले से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखते? -2 का पावर 21/5। दिक्कत हो जाएगा वहां पे। समझाया था इससे पहले के क्वेश्चंस में, ऊपर आपको ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे वाले से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो एक बात समझिए, इसको मैं क्या बना सकता हूं? 3 का पावर 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन आपको समझ में आएगा। यहां 2 लिखा तो यहां कितना आएगा? 10। इस 2 से 21 को भाग दूंगा, 2 दहाम में 20, 1 3 बच गया, उसको बगल में लिख दिया। भाई 3 का पावर 21 को ब्रेक करना आपको आता होगा। 3 का पावर 2, इस 2 से 21 को भाग दिया, भागफल कितना आया? 10, लेकिन 10 दूनी 20, 1 3 बचा, उसको बगल में लिख दिया, डिवाइड बाई 5। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा? 9 का पावर में 10 गुणा 3/5। अब देखिए 9 में क्या जोड़ूंगा जिससे नीचे वाले से भाग चला जाएगा? तो 1 जोड़ूंगा। 1 जोड़ा तो उसको क्या लिखा? -1 का पावर 10। और 3 तो 3 ही रहेगा भाई, 5 से 3 को भाग दूंगा, शेषफल तो 3 ही मिलेगा। तो ये कितना बन गया? 3/5। शेषफल कितना आ गया? 3। तो आपको समझा चुका, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा शेषफल प्रमेय का। जितना मैं इस वीडियो में समझा सकता हूं आपको समझा रहा हूं। ऊपर आपको ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे वाले से विभाजित हो जाए। तो वो संख्या बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक, जोड़ने वाले को हमेशा माइनस में लिखता हूं, घटाने वाले को हमेशा प्लस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 का पावर 16 - 1 किससे विभाजित है? वापस से वही प्रश्न आ गया। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस्ड है ये प्रश्न भी, कोशिश करेंगे इसका। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आप एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो पैटर्न आपको तुरंत दिखेगा कि सर ये 3 × 5 लिखा हुआ है, ये 5 × 7 लिखा हुआ है, ये 7 × 9 लिखा हुआ है, ये 9 × 11 लिखा हुआ है और ये 11 × 13 लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, अब आपको दिक्कत होगी कि सर 1/3 × 5 को 1/3 - 1/5 क्यों लिखे हो आप? इसका वैल्यू तो 1/15 होता है, लेकिन इसका वैल्यू तो 2/15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1/3 - 1/5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/15। लेकिन प्रश्न था 1/15।
तो मैं लिख देता हूं ऐसा, उसको बाद में देखेंगे कि उस 2 का क्या किया जाए। इन सब को मैं ऐसा लिख दिया, ये देखिए। आगे जाके देखेंगे कि भाई उस 2 का क्या करना है, ऐसा लिख दिया। मतलब ये क्या लिखा हुआ है 2/15, ये 2/35, 2/63, 2/99, 2/143, लेकिन प्रश्न में तो 1/1 ऐसा था। तो वो 2 को बाहर निकाल के इस 2 से क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। 2 सब में क्या आएगा, कॉमन आएगा। वो 2 को बाहर निकाल के इस 2 से क्या करूंगा, कैंसिल। तो मेरा जो प्रश्न है, ओरिजिनल प्रश्न, वही बचेगा। अब देखो 1/5 से 1/5 कैंसिल, 1/7 से 1/7, 1/9 से 1/9, 1/11 से 1/11। तो ये कितना आया 1/2, यहां 1/3 माइनस 1/13 बचा। सिंप्लीफाई कर लो, कितना बचेगा, 13 में 3 जाएगा, 10/39। काटोगे तो क्या आएगा 5/39। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 5/39। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगर डिफरेंस यहां पे 3 का होता तो 1/3 कॉमन निकालना पड़ता। इसके पीछे का रीजन आपको समझना है भाई, क्योंकि ये 2/15 है, समझ आ रहा है, 2/15 है, ये कितना है 2/35 है। इस प्रकार से सभी के ऊपर में कितना आ रहा है 2। उस 2 को बैलेंस करने के लिए बाहर में 1/2 लगा दिया मैं, ताकि वो 2 बाहर निकल के क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आंसर आ जाएगा 5/39। एक भिन्न का हर उसके अंश से, ध्यान रखिएगा अंश लिखा हुआ है ये, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात कीजिए, योग पूछा है। ठीक, बन जाएगा। भिन्न संख्या पे आधारित एक प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। भिन्न संख्या मान लेंगे कितना, p/q या x/y, जो भी आपका मन करता है। बोला क्या है, भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब q का जो वैल्यू है वो p से कितना अधिक है, 3 अधिक है। समीकरण नंबर 1, q का जो वैल्यू है p से कितना अधिक है, 3। यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए, मतलब p + 7, और हर में से 2 घटा दिया जाए, q - 2, तो हमें 2 प्राप्त होता है। ये देखिए, एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन ये मिल गया। q का मान यहां पे p + 3 रख दो, p मिल जाएगा, p मिल गया तो q मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूं, देखिए q का जो मान यहां पे निकाले हैं, यहां पे उठा के रख दीजिए आप। तो q का मान यहां रखेंगे तो पूरा समीकरण आ जाएगा, p में p मिल जाएगा तो आपको q भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए वापस से वही प्रश्न है। ठीक, देख सकते हैं आप, वापस से वही प्रश्न है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको करा चुका हूं। a* b का मान a + b + a/b, तो 12* 4 का मान क्या हो जाएगा, 12 + 4 + 12/4। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 16 और 3 = 19। तो ऑप्शन में 19 है क्या, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न पूछा है 3 का घात 50, 4 का घात 40, 5 का घात 30 और 6 का घात 20 में सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न अच्छा है। देखिए आपसे पूछा है 3 का घात 50, 4 का घात 40, 5 का घात 30 और 6 का घात 20 में बड़ा कौन है। तो यहां पे आप बता सकते हैं दिक्कत क्या कर रहा है, आपको पावर दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पावर सबका क्या है, अलग अलग है। पावर को सेम करते हैं तो 50 को मैं 5 × 10 लिख सकता हूं। ऐसा अपने मन में सोचो कि 50 को मैं 5 × 10, 40 को मैं 4 × 10, 30 को मैं 3 × 10 और 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा यहां पे देखिए, 3 का घात 5 पूरे का घात 10 ऐसा लिख सकता हूं, 4 का घात 4 पूरे का घात 10, 5 का घात 3 पूरे का घात 10, 6 का घात 2 पूरे का घात 10। तो 3 का घात 5 कितना हो जाएगा, 243 का पावर में 10। 4 का घात 4 कितना हो जाएगा, 256 का घात में 10। 5 का घात 3 125 का घात में 10 और ये हो जाएगा 36 का घात में 10। तो आप देख पा रहे सबसे बड़ा कौन सा है, 256 का घात में 10। इसका मतलब 4 का घात 40 जो है वो सबसे बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सीधे अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है। एक और वीडियो आपके साथ साझा करूंगा जिसमें
बेसिक जो चैप्टर्स है मैथ्स के, लगभग 40 से 50 प्रश्न और लेकर आऊंगा आपके सामने। ये जो प्रश्न आज कराया हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आप मान के चलिए आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, आपको यहां से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो प्रश्न मैंने छुड़वाए हैं 2-3 प्रश्न, उसके आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।